मैं हूं राकेश शर्मा। आज कंप्यूटर सेक्शन का जो पार्ट 22 है वो डिस्कस करेंगे और इसमें जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो हम देखेंगे। देन उसका आर्किटेक्चर देखेंगे ओएस का, और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम सिस्टम परफॉर्मेंस को लेके हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर लें तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट, अगर आप जो भी हम डिस्कस करते हैं स्कूली पे, अगर आप उस स्टडी मटेरियल को पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारा जो ये JKSSB कंप्यूटर सेक्शन एक चैनल है टेलीग्राम पे, ये चैनल आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी। अभी तक जो 22 लेक्चर मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं वो सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मोस्टली कहते हैं कि इंटरफेस है जो बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर है। तो नेक्स्ट मेरे पास मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर भी लाया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आगे हम इसी में थोड़ा सा हाई लेवल का भी देखेंगे। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, जो क्या करता है, जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम के उनको कंट्रोल करेगा। अब कंप्यूटर सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास CPU आता है, मेमोरी आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास CPU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये जो हैं ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करना। ठीक है, बात समझिए। दूसरा, it provides its user with an interface or virtual machine that is more convenient to use than the bare machine। और ये क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र ईजिली उसको ऑपरेट कर सके। ठीक है, अगर छोटी सी एग्जांपल लें हम, तो अगर आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे आपके पास स्मार्टफोन होगा तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मान लो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हो? जी नहीं, आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, जिसकी हेल्प से यूज़र जो है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो दो मतलब हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो क्या हैं? फर्स्ट है मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनिएंट टू यूज़, एंड सेकंड वन इज़ द मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। दो चीज़ें करता है, एक तो कंप्यूटर सिस्टम जो ईजिली हम यूज़ कर सकें ऐसा बनाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम के उनको मैनेज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनेज क्या करना है, जैसे हम अगर कॉलेज की एग्जांपल ले लें तो कॉलेज में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्लासरूम होता है, एक डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है। तो हम क्या करते हैं, हम एक टाइम टेबल सेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम तक एक टीचर वहाँ पे लेक्चर डिलीवर करेगा, देन उसके बाद नेक्स्ट टीचर लेक्चर डिलीवर करेगा। अगर हमारे पास वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होगी तो वहाँ पे क्लैश हो सकता है, टीचर्स में क्लैश हो सकता है, कौन सा टीचर किस टाइम पे पढ़ाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड सेटअप होता है प्रोग्राम्स का, और जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। अब कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कौन कौन से आते हैं? एक CPU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक आर्किटेक्चर आता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आर्किटेक्चर में हमारे पास सबसे अंदर जो जाके होता है वो हमारे पास होता है इंटरनल लेयर, जो है वो हमारे पास होती है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में हमारे पास मॉनिटर हो सकता है, CPU हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मदरबोर्ड हो सकती है। ठीक है,
ये जो है जितना भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो फिजिकल पार्ट है, वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड लेयर पे आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास आता है अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हम बेसिक पढ़ चुके हैं, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। उसके बाद जाके हमारे पास यूज़र आता है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट इसमें से हटा देंगे तो हम जो हार्डवेयर के साथ है वो इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। बात समझ आई? तो ये है हमारे पास सिंपल इसका आर्किटेक्चर। तो इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं कि ये इंटरेक्शन करता है, इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है, चलिए अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सारी की सारी वीडियो फाइंड कर सकते हैं, सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन डिटेल मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो अब हमारे पास कुछ मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, और रिसोर्सेज में हमारे पास सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि एक जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ईजिली यूज़ कर सकें और जो उसके रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कर सकें। ठीक है, देन हमने उसके बाद देखा आर्किटेक्चर ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्किटेक्चर में हमारे पास जो है सबसे इंटरनल लेयर जो है वो हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और ये इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इसके फंक्शंस के, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे एक प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, देन आता है मेमोरी मैनेजमेंट, देन आता है फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी आता है, देन कमांड इंटरप्रिटेशन आता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है? जो प्रोसेस मैनेजमेंट है हमारी वो टेक केयर करती है किसकी? प्रोसेस की क्रिएशन, प्रोसेस की डिलीशन। ठीक है, प्रोसेस को क्रिएट करना, कब प्रोसेस को क्रिएट करेंगे, कब प्रोसेस को डिलीट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक सॉन्ग प्ले कर रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन में, तो वो जब तक एक सॉन्ग आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोर है वो एक क्या है? एक फ़ाइल है, डेटा है। जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, प्ले हो रहा है, तो वो एक प्रोसेस बन जाती है। तो जब आप एक सॉन्ग को प्ले करते हो देन उस सॉन्ग को प्ले करने के लिए एक आपको प्लेयर चाहिए, फिर वो मेन मेमोरी में आता है, फिर जाके प्ले होता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस के रिलेटेड जब एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है उसको कैसे क्रिएट करना है, कब क्रिएट करना है, कब डिलीट करना है, वो काम किसका है? प्रोसेस मैनेजमेंट का। देन दूसरा आता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले वाली एग्जांपल दी कि जैसे ही हमारे पास अगर एक ही क्लास है तो उस क्लास में मल्टीपल टीचर आके लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? टाइम मैनेज करते हैं कि किस टाइम पे किस टीचर ने जो है लेक्चर डिलीवर करना है। इसी तरीके से हम जब भी कोई भी अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें मेमोरी चाहिए होती है। कौन सी मेमोरी चाहिए होती है? मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी चाहिए होती है। और जब तक हमारा एक प्रोग्राम जो है प्राइमरी मेमोरी में नहीं आएगा तब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। जब एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन करना चाहती है तो वो मेन मेमोरी में आएगी, फिर जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो मेन मेमोरी से वो वापस सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। और ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या है? उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना और डी एलोकेट करना। एलोकेट और डी एलोकेट क्या होता है? मेमोरी प्रोवाइड करना, और जब उसका काम हो जाता है तो मेमोरी उससे वापस ले लेना। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। जो फाइल मैनेजमेंट है वो क्या करता है? फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं उनको परफॉर्म करता है। जैसे किसी फाइल को हमने स्टोर करना है, उसको रिट्रीव करना है, उसको उसकी नेमिंग करनी है, उसको शेयर करना है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करना है, वो फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो हमारे पास ये फाइल मैनेजमेंट करता है। देन आता है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट
हमारे पास क्या करता है, डिवाइस को मैनेज करेगा। हमारे पास वेरियस डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। जब हम डेटा सेंड करते हैं तो किस डिवाइस पे सेंड करना है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए किस डिवाइस पे सेंड करना है, या फिर डिस्प्ले करवाने के लिए किस डिवाइस पे सेंड करना है। जब डेटा रिसीव कर रहे हैं तो किस डिवाइस से कर रहे हैं, तो ये सारा काम कौन करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट। देन आता है हमारे पास सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जो हमारा है वो क्या करता है, जो रिसोर्सेज हैं और इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है। याद रखना, जो सिक्योरिटी है वो क्या करेगा, जो हमारा कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं या फिर इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है। देन आता है नेक्स्ट हमारे पास कमांड इंटरप्रिटेशन। कमांड इंटरप्रिटेशन क्या करता है, हमारा जो भी यूज़र कमांड एंटर करेगा उसको वो इंटरप्रेट करेगा, उसको परफॉर्म करेगा जो हम काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से। फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है, उसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया उसको रीनेम किया तो वो कमांड इंटरप्रेट करेगा कि यूज़र ने इस फाइल को रीनेम करने के लिए बोला है, तो वो कंट्रोलर जो है उसको रीनेम करेगा, ठीक है। तो ये मेन बेसिक फंक्शन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब है परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। जब हम एक सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं थ्रूपुट, ठीक है। थ्रूपुट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट आइटम टर्म्स हैं ये, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। थ्रूपुट होता है अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज़ एबल टू डू पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में एक सिस्टम कितना काम कर रहा है, दैट इज़ थ्रूपुट, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब शेड्यूलिंग करता है, ठीक है, तब ये वहाँ पे हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेड्यूलिंग का, ठीक है। चलिए, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जॉब। जब एक हम कुछ कैलकुलेट करवाना चाहते हैं सिस्टम से, तो हम उसे एक जॉब जो है वो सबमिट कर देते हैं सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। जब हमने सबमिट करी और जब वो कंप्लीट करके हमें वापस रिज़ल्ट देता है, तो वो जो डिफरेंस होगा उसके बीच वो होगा टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। देन आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, interval from the time of submission of a job to the system for processing to the time the first response for the job is produced by the system। for example मुझे क्या करना है, मुझे ये 10 + 5 × 20 देन डिवाइड 4, तो कुछ ऐसे करके मान लो इक्वेशन है। तो ये मैंने इक्वेशन सॉल्व करवानी है, तो मैंने उसे सबमिट कर दिया। जब मैं सबमिट करूँगा और सबमिट करने के बाद जो फर्स्ट टाइम रिस्पांस करेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले ये करता है, फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा तो फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा तो इसमें ऐड करेगा। तो 2-3 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, हम इनपुट भी देते हैं, फिर वो इनपुट भी लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है ना। तो हम मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया, देन सेकंड इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया। तो रिस्पांस टाइम क्या हो गया कि जैसे ही हमने उसको जो जॉब है वो सबमिट करी, प्रोसेसिंग कर लिए, और जो फर्स्ट रिस्पांस वो देता है, जो फर्स्ट रिज़ल्ट देगा, वो हो गया हमारा, जो उस टाइम का बीच डिफरेंस होगा, इंटरवल होगा, उसको रिस्पांस टाइम कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग है। प्रोसेसर क्या होता है, सिंपल वो देखते हैं। तो जब भी याद रखना, मल्टी प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मतलब ये, और मल्टी प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है सीपीयू की वो हो सके। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सीपीयू की इसलिए चाहते हैं कि जो सीपीयू है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, क्या है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। और हम नहीं चाहते कि जो हमारा सीपीयू है वो आइडल रहे, आइडल मतलब फ्री रहे, कोई काम ना करे, ठीक है। जैसे छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, तो आप कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेटर पे आप पहले एक नंबर एंटर करते हो, फिर दूसरा नंबर एंटर करते हो, फिर इक्वल टू करते हो, तो फिर जाके वो रिजल्ट देता है। तो इन बिटवीन जब तक आप डेटा उसे एंटर करते तब तक वो क्या करता है, वो आइडल रहता है, वो फ्री रहता है। जब उसे डेटा मिल जाएगा उसके बाद वो कैलकुलेशन करेगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है,
मल्टी प्रोग्रामिंग चाहता है जो CPU है वो उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मोर देन वन टास्क वो कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल जब आप MS वर्ड में कुछ टाइपिंग करते हो तो टाइप करते करते वो क्या करेगा, स्पेल चेक करता रहता है, ठीक है। बात समझ आई? वो एक छोटी सी एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट आता है मल्टी प्रोसेसर। तो जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो वो आता है हार्डवेयर का पार्ट, मतलब जो CPU है उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेसर क्या होते हैं? प्रोसेसर एक यूनिट है कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करती है और एग्जीक्यूट करती है। देन आता है हमारे पास मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल जॉब्स इन अ सिंगल यूज़र सिस्टम। हमारे पास सिंगल यूज़र सिस्टम आते हैं, मल्टी यूज़र सिस्टम आते हैं। सिंगल यूज़र मतलब एक बंदा एक टाइम पे उसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग में एक बंदा एक टाइम पे यूज़ कर सकता है बट मल्टीपल जॉब्स वो एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो मैं बोर ना हो जाऊँ इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी प्ले कर देता हूँ। तो वो क्या हो गया, मोर देन वन जॉब्स वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। वो हो गया मल्टीटास्किंग, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसी की ऑपरेटिंग सिस्टम की ही कंटिन्यू करूँगा और बेसिक जो इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक्स।